बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव इन स्टैटिस्टिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 8 का 6 लेक्चर है। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के पहले हम कुछ और जो है वो पॉइंट्स पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होगा और जनरली स्टेशनरी वेव्स की प्रोपोगेशन जो है या उसकी जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है, जैसे हमने बीट्स के बारे में जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स से। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है ये क्या होती है? सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है, जैसे कि लाइट वेव्स है, उसके बारे में हम जानते हैं कि लाइट वेव्स जब आती हैं तो वो किसी भी बाउंड्री के साथ, किसी भी एक रिफ्लेक्टेड मीडियम के साथ टकराने के बाद जो है वो आगे प्रोपोगेट हो जाती है। लेकिन ये अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम इसको ट्रांसफर करती हैं और फिर प्रोपोगेट हो जाती है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव्स के बारे में नहीं करनी, बल्कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव यानी कि ट्रांसफर वेव्स के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफर वेव्स की रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो एक मीडियम से ट्रेवल करके किसी दूसरे मीडियम में जो है वो फॉल करे तो फिर वो किस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होती है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग है, जो कि एक मैकेनिकल ट्रांसफर वेव जो है क्रिएट कर रही है, और वो जो स्ट्रिंग है हम उसकी बजाय यहाँ पे, क्योंकि हमने मीडियम के दरमियान वेरिएशन क्रिएट करनी है और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू मीडियम होता है, तो उसके लिए हम एक लाइट सिल्की स्ट्रिंग जो है, सिल्की स्प्रिंग जो है वो सपोज कर लेते हैं। हमारे पास एक लॉन्ग सिल्की स्प्रिंग है, जिसको हमने एक हुक के साथ जो है वो टाई कर दिया, और इसको आपने एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर जो है वो रख दी। तो जब आप इसके अंदर एक जर्क क्रिएट करेंगे इस लाइट सिल्की स्प्रिंग के अंदर, तो ये जो जर्क है ये इसी तरह से आगे मूव करेगा और इस हुक के साथ जो है वो आगे जाके ट्रेवल करेगा, यानी कि जब आगे की तरफ ये ट्रेवल कर रहा होगा तो ये हमारे पास एक मीडियम है और ये एक दूसरा मीडियम है, जो कि एक डेंसर मीडियम के तौर पे यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, और इस मीडियम को हम यहाँ पे कह रहे हैं रेड मीडियम, जिसमें इनिशियली ट्रांसफर वेव जो है ट्रेवल कर रही है, और ये आपके पास डेंसर मीडियम का रोल प्ले कर रहा है। तो यही ट्रांसफर वेव जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के साथ टकराती है, तो टकराने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे इसका क्रस्ट जाके टकराया था, तो क्रस्ट टकराने के बाद वापस बैक आपको लाइट जो है वो इन्वर्ट होके मिलेगी। वापस आपको जो है बैक जो जर्क मिलेगा वो 180 डिग्री के फेज चेंज के साथ मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब ट्रांसफर वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो अगर क्रस्ट जाके टकराया तो वापस आपको क्या मिलेगा? ट्रफ, यानी कि 180 डिग्री का जो है वो फेज चेंज क्रिएट होगा। 180 डिग्री का फेज चेंज क्रिएट होगा कब? जब रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के साथ जो है वो टकरा रही हो, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जो दाखिल हो, तो 180 डिग्री का फेज चेंज के साथ वेव जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। और इसी तरह अगर हम इसी स्ट्रिंग के लिए एक इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करें कि हम इस लाइट सिल्की स्ट्रिंग, ये आपके पास है सिल्की स्प्रिंग, इसके साथ आप एक लाइट स्ट्रिंग अटैच कर दें। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ये एज ए रेयर मीडियम का काम कर रही है, और जो स्प्रिंग है ये एज ए डेंसर का काम करेगा। तो यहाँ से जब ये एक क्रस्ट का जो जर्क हमने टेबल के ऊपर यहाँ पर फ्लोट किया था, तो ये जब अपने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होगा, तो रेयर मीडियम में दाखिल होने की वजह से
रे मीडियम में जाने की वजह से ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा तो आपको अगेन जो है वो क्रस्ट ही मिल रहा होगा। यहाँ पे अगेन आपको बैक डायरेक्शन में क्रस्ट ही मिलेगा। ये इस तरफ ट्रेवल कर रहा था, तो बैक आपको जो है वो वापस जो ए पॉइंट के ऊपर हमने, ये ए पॉइंट था इसका जो कि जॉइनिंग पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर बैक आपको अगेन वही क्रस्ट ही मिल रहा होगा। इसका मतलब है कि नो फेज चेंज। जब आपके पास वेव जो है वो डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्ट हो, और जब रेयर से डेंसर में रिफ्लेक्ट बैक हो तो तब आपके पास 180 डिग्री का फेज चेंज होता है, जो कि हमने इससे पहले वाली कंडीशन में देखा। तो ये हमने दो जो है वो कंक्लूजन यहाँ पे की है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में जब डेंसर से रेयर के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो तो फिर कोई फेज चेंज नहीं है, और जब रेयर से डेंसर के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो तो तब यहाँ पे 180 डिग्री का फेज चेंज आता है। तो इसी पॉइंट को, इसी जो है प्रॉपर्टी को हम एक स्टेशनरी स्टेट के अंदर, स्टेशनरी वेव के अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं, स्टेशनरी वेव के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब इसमें, जिसकी मदद से हम स्टेशनरी वेव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो स्टेशनरी वेव्स हैं ये कब क्रिएट होती हैं। स्टेशनरी वेव के लिए हमने कंडीशन बताई हुई है कि हमारे पास व्हेन टू waves of same frequency and amplitude propagates in opposite direction in a same medium, they will overlap to produce a standing wave or stationary wave। स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव जो है वो क्रिएट करती है। अब ये किस तरह से क्रिएट होती है इसके बारे में अभी हम यहाँ पे इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दो स्टेशनरी वेव है, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से ओवरलैप करेंगी। तो ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स के लिए कुछ दो हमने वेव डायग्राम ड्रॉ किए हैं। एक वेव इस तरफ से प्रोपोगेट हो रही है और एक वेव इस तरफ से प्रोपोगेट हो रही है, ट्रैवल कर रही है सेम मीडियम के अंदर। तो इनको फर्दर स्टडी करने से पहले हम ज़रा एक जनरल वेव जो है उसके बारे में देखें, टाइम पीरियड किस तरह से होता है। 0 से t तक एक कंप्लीट वेव के लिए टाइम पीरियड है, हाफ वेव के लिए हमारे पास होता है t/2, उससे हाफ के लिए t/4, और इन दोनों का जो मिड है वो हमारे पास होता है 3t/4। यूं वेव जो है वो ट्रैवल करती है। अब अगर हम इस तरह से वेव के बारे में बात करें कि इस तरह से वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके वेव की प्रोपोगेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी कि हर t/4 टाइम के बाद उसकी क्या सिनेरियो क्रिएट होगा। तो इसके लिए ना कुछ इस तरह की वेव फॉर्म है, यानी कि कंप्लीट ऐसी। तो इनिशियली ये 0 से स्टार्ट होगी, ये कंप्लीट एक वेव हमारे पास क्रिएट हो रही है। मैंने ये इसके 7 पॉइंट्स बना दिए इस पूरी वेव के, यानी कि 0, फिर पीक वैल्यू, फिर 0, फिर पीक वैल्यू, फिर 0, फिर पीक वैल्यू, फिर 0, 7 पॉइंट्स बना दिए। तो स्टेशनरी वेव में ऐसी वेव होती है जिसमें कुछ पॉइंट परमानेंटली 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं, कुछ पॉइंट परमानेंटली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो शो कर रहे होते हैं। उन वेव्स को हम कहते हैं स्टेशन वेव या स्टैंडिंग वेव्स। तो यहाँ पे
आप देखें तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो वेव है यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई है, सबसे पहली कंडीशन। तो इस तरह से वेव के हमने टोटल 3 पॉइंट जो है बना लिए, 2 क्रस्ट और 1 ट्रफ। फिर इसके बाद वेव जो है वो अपने पीक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद फिर इस पॉइंट से 2, एक क्रस्ट एक ट्रफ और एक हाफ इधर से और हाफ इधर से। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगी, नेगेटिव के बाद 0 के बाद ट्रफ। फिर ये 2 आपके पास वेव, एक कंप्लीट वेव और एक हाफ वेव बन जाएगी। फिर इस पॉइंट के बाद नेगेटिव पीक से, और फिर इसके बाद 0 से अगेन पहले वाली ही रिपीट होगी। अब जब हमने इसी वेव को राइट साइड से जो है वो ट्रेवल करवाना हो, तो फिर हम अगेन वैसे ही वेव क्रिएट करेंगे। अब इसमें जो प्रोपगेशन है वो यूं ट्रेवल कर रही थी, यहाँ से वेव ट्रेवल कर रही थी, तो हम इसको लेफ्ट साइड से जो है वो काउंट डाउन कर रहे थे। अब वेव जो है राइट साइड से ट्रेवल कर रही है, तो हम इसको लेफ्ट साइड से जो है वो काउंट डाउन इसका शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से, फिर इसके बाद ये वाली नेगेटिव पीक पॉइंट से जो है वो हम इसकी प्रोपगेशन देखेंगे। एक क्रस्ट एक ट्रफ और हाफ ये वाला हमारे पास वेव बननी होगी। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के बाद ये नेगेटिव पीक थी, और फिर इस नेगेटिव पीक के बाद हमारे पास ये वाले, पहले ट्रफ फिर इसके बाद क्रस्ट और ट्रफ। फिर यहाँ से ये कंप्लीट वेव और आगे, फिर यहाँ से ये कंप्लीट वेव, ये वाला पॉइंट बन रहा होगा। अब इन 7 पॉइंट के हर एक वेव के जो 7 पॉइंट हैं, उनमें आप देखिए तो हर एक पॉइंट जो है वो कुछ पॉइंट परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे और कुछ पॉइंट परमानेंटली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास 1 वाला पॉइंट जो है वो 0 0 मैच कर रहा है, तो 0 एम्पलीट्यूड होगा। अब ये 2 वाला पॉइंट क्रस्ट पे क्रस्ट है, तो ये वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। 3 और 3 वाला 0 एम्पलीट्यूड, 4 और 4 वाला ट्रफ पे ट्रफ है, तो ये नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा। ये 4th पॉइंट था। ये आपके पास 3 है, ये 2 है और ये 1। ठीक है, इसको हम ना कुछ यूं लिखने की कोशिश करते हैं, ऑड सारे ऊपर आ जाए और इवन वाले हम नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद 5 वाला देखें तो 0 पे 0 है, और अगेन 6 वाला जो है वो क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल कर रहा है, तो ये अपवर्ड वाइब्रेट करेगा, और 7 वाला 0 पे 0 है। इसी तरह नेक्स्ट वेव के लिए भी हमारे पास सेम कुछ इस तरह का ही पॉइंट होगा। अब ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है इसका, तो यहाँ पे आप देखें तो क्रस्ट पे जो है वो ट्रफ फॉल कर रहा है, तो 0 एम्पलीट्यूड 1 वाला पॉइंट। और सेकंड वाला पॉइंट जो है 2 वाला जो है ये 0 पे 0 है, तो ये 0 ये भी 2 पे, और 3 वाला जो है अगेन 0 पे, 4 वाला अगेन 0 पे, 5 वाला अगेन 0 पे, 6 वाला अगेन 0 पे और 7 वाला भी 0 पे। अब यहाँ पे फिर अगेन इस तरह का सिनेरियो बन रहा हो, 0 1 पॉइंट, 2 वाला पॉइंट जो है सेकंड, इसमें आप देखें तो क्रस्ट पे क्रस्ट है, सॉरी ट्रफ पे ट्रफ है, तो ये नीचे की तरफ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और अगेन जो थर्ड पॉइंट है वो हमें क्या दे रहा होगा, 0। 4 पॉइंट जो है वो अपवर्ड जो है वो ऑसिलेट करेगा, क्योंकि क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल कर रहा है। फिर 5 वाला पॉइंट ये वाला, ये आपको अगेन 0 एम्पलीट्यूड। 6 वाला पॉइंट डाउनवर्ड ऑसिलेट कर रहा होगा, और 7 वाला पॉइंट अगेन 0 पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इवन पॉइंट जो है ये ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन ऑड पॉइंट जितने भी है ये परमानेंटली 0 एम्पलीट्यूड शो करेंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पे जो ऑसिलेशन है वो कुछ ऐसी होगी। ये 1 3 5 और 7, ये हमारे पास 2 4 और 6 हो। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कुछ पॉइंट परमानेंटली 0 डिस्प्लेसमेंट और कुछ पॉइंट परमानेंटली जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। तो ऐसी जो वेव क्रिएट होती हैं इनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। और नॉर्मली जो स्टेशनरी वेव क्रिएट होने के बाद हमें दिखती हैं वो कुछ इस तरह की होती है, जिसमें कुछ पॉइंट जो है वो परमानेंटली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो कर रहे थे,
और कुछ पॉइंट जो है वो परमानेंटली जीरो एम्पलीट्यूड शो कर रहे थे। तो ये जो एक मोड बनता है, एक वेव बनती है स्टेशनरी वेव, इसको हम जो है वो स्टैंडिंग वेव का नाम भी देते हैं, एक मोड का नाम भी देते हैं, या एक लूप का नाम भी दे रहे होते हैं। फर्ज किया यहाँ पे मैं दो लूप्स जो है वो बनाता हूँ, और इन दो लूप्स के लिए हम कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे। ये हमारे पास दो लूप्स हैं। इन दो लूप्स में वो पॉइंट जो परमानेंटली जीरो एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं नोड्स का। क्या कहते हैं? नोड। Those points which show permanently zero amplitude in stationary wave are called nodes। और वो पॉइंट जो हमारे पास परमानेंटली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो शो कर रहे होते हैं, उनको हम जो है वो एंटी नोड कहते हैं। यानी कि ये वाले पॉइंट, वो वेदर पॉजिटिव पीक हो या फिर नेगेटिव पीक हो, ये आपके पास क्या है? एंटी नोड्स। दोज पॉइंट विच शो परमानेंटली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप, जैसे आप जानते हैं कि एक कंप्लीट वेव के लिए जो लेंथ होती है वो एक वेवलेंथ के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक कंप्लीट वेव है जो कि एक वेवलेंथ के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक स्टेशनरी वेव के बारे में बात करूँ, तो एक स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ कितनी है? λ/2। यही एक स्टेशनरी वेव है ना, एक लूप है जिसमें एक मैक्सिमम और एक मिनिमम जो है वो हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है। इसको आपने बीट्स नहीं समझना। बीट्स जब तब होते हैं जब सेम डायरेक्शन में जो है स्लाइटली डिफरेंस वेव वाली फ्रिक्वेंसी ट्रेवल कर रही हो। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रही थी। तो नोड टू नोड जो डिस्टेंस है वो क्या है? λ/2। और इसी तरह एंटी नोड टू एंटी नोड कितना होगा? ये भी λ/2 ही होगा। यानी कि हाफ क्रस्ट और हाफ ट्रफ यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह एक नोड टू उसका नेक्स्ट एंटी नोड कितना होगा? ये इसका भी हाफ होगा। कितना बोलेंगे? λ/4। तो इस तरह हम इन एम्पलीट्यूड या सॉरी इस वेवलेंथ्स को यूज करेंगे हम स्टेशनरी वेव के बारे में जानने के लिए। स्टेशनरी वेव के अंदर फ्रिक्वेंसी की जो डिस्क्रीटनेस है, जो कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की शक्ल में ही लिखे जाते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन वेवलेंथ्स को जो है वो यूज करेंगे। तो ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन स्टेशनरी वेव के हवाले से। अब हम चलते हैं स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है वो कैसे क्रिएट होती है। तो स्टेशनरी वेव के बारे में हम जो प्रीवियस हमने अभी डिस्कशन की है उसके हवाले से हम यूँ कह सकते हैं कि वो वेव्स जो किसी भी एक मीडियम में जो है वो क्रिएट होती हैं, जिसमें उस वेव के जो पार्टिकल हैं वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली जब एसोसिएट हो जाते हैं, तो उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव्स, या फिर हम उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। उसमें दो तरह के पॉइंट बन रहे थे, एक नोड और एक एंटी नोड। नोड के बारे में हमने कहा कि वो पॉइंट जो परमानेंटली शो जीरो एम्पलीट्यूड, परमानेंटली जीरो एम्पलीट्यूड जो शो कर रहे थे वो थे नोड। और एंटी नोड कौन से? वो पॉइंट जो परमानेंटली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो शो कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं एंटी नोड्स। तो अब हमने इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेके जो है वो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करनी है, जिसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसको जब आप प्लग करते हैं तो ऑसिलेट करती है। उसके ऑसिलेशन की कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है। हमने उस ऑसिलेशन की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को, जो कि डिफरेंट मोड्स बना रही होगी, समटाइम वो एक मोड बनाएगी यानी कि एक लूप, समटाइम वो दो लूप्स बनाएगी, ये सेकंड मोड होगा, समटाइम वो थ्री लूप्स बनाएगी, ये थर्ड मोड होगा, फोर लूप्स बना सकती है, फोर मोड में होगा। अगर एन लूप्स बनाएगी तो एन मोड होगा वो। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि किसी भी मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है एन टाइम्स ऑफ फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी। ये आपको यहाँ पे जो है वो प्रूव करना है। वी
हैव टू प्रूव। इस फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी को इसी के लिए हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसकी मदद से आप किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख सकते हैं। इसको हम मोड कह दें, लूप कह दें, हार्मोनिक कह दें या स्टेशनरी वेव कह दें, इसका भी मतलब एक ही होगा इस स्टेशनरी वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। तो उसके लिए हम अब यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं इसको कि हमारे पास जो है वो एक स्टेशनरी एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास L है, और इसके अंदर आपने टेंशन क्रिएट की हुई है, दोनों तरफ से आपने इसको टाइटली जो है वो बाउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो टेंशन की फोर्स है वो है F। दोनों तरफ सेम टेंशन की फोर्स है और ये हर पॉइंट के ऊपर एक ही जितनी होती है। इसकी लेंथ को जो है वो हमने L मान ली है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को हमने L माना है। और जब हम इस स्ट्रिंग को बिल्कुल मिड से when we pluck it at mid का मतलब यहाँ पे L/2 है, तो तब क्या होगा, इसमें एक स्टेशनरी वेव क्रिएट होगी, एक लूप क्रिएट होगी, देन there will produce a loop called fundamental loop। उसको हम जो है फंडामेंटल लूप का नाम दे देते हैं, यानी कि यहाँ से आप पकड़ें, इसको नीचे की तरफ खींचें, नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये यूं इस कंडीशन में आ जाएगी। तो जब इस कंडीशन में आएगी नीचे की तरफ खींचने से, तो इधर से भी ट्रफ जा रहा है, इधर से भी ट्रफ जा रहा है, और ये आपके पास एक रेयर मीडियम है, ये जो स्ट्रिंग है, और इसकी जो हुक्स हैं यहाँ पे, ये एक डेंसर मीडियम का काम कर रही है। तो हमने अभी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में पढ़ा कि जब वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के साथ टकराती है तो क्या होता है, इसका जो ट्रफ है वो क्रस्ट में जो है वो चेंज हो रहता है, यानी कि इधर से भी 180 डिग्री का फेज चेंज होगा और इधर से भी 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, ये एक स्टेशनरी वेव क्रिएट करती है, और इस स्टेशनरी वेव की जो लेंथ है वो हमारे पास इन टर्म ऑफ वेवलेंथ किसके बराबर होगी, λ/2 की, जो कि फर्स्ट मोड ये मानना था, सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी मान रही थी, इसलिए हम इसको λ1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर L इज इक्वल्स टू λ1/2। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट मोड है या फर्स्ट लूप है। फर्स्ट मोड कह दें, लूप कह दें, हार्मोनिक कह दें। हार्मोनिक चलें अभी तो वो तो साउंड वेव के लिए होता है, फर्स्ट मोड या हार्मोनिक या लूप कह सकते हैं, फर्स्ट मोड या लूप कह सकते हैं आप। तो यहाँ से आपके पास जो λ1 है वो किसके बराबर आएगा, 2L के। इसको आप कह दें क्वेरी नंबर 1। इसी तरह हम, क्योंकि हमने चूंकि फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ से, तो हम यहाँ पे वेव क्यों यूज करेंगे। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन है उसकी वैल्यू है v इज इक्वल्स टू f1 λ1। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आ जाएगी f1 इंटू 2L। तो यहाँ से f1 हमारे पास बराबर है v/2L। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला हमारे पास जो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो हमारे पास होती है टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। ये m मास नहीं है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, और f फोर्स नहीं है, ये टेंशन फोर्स है। तो ये इसके बराबर होती है। तो इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हमारे पास ये जो फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी है जिसको आप v/2l लिख रहे हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1/2l √f/m। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। और ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो सेकंड मोड बन रहा है इसका, क्या वो भी हम फर्स्ट मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, सेकंड मोड या लूप। अब सेकंड मोड या लूप के लिए हमें इसी स्ट्रिंग को किसी और जगह से जो है वो प्लग करना होगा। सेम स्ट्रिंग है, सेम लेंथ है। अब जब हम इसको 1/4 पार्ट से प्लग करेंगे तो फिर इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा। ये यूं जो है वो यहाँ से जब हम खींचेंगे तो इस तरह की जो है वो इसकी फॉर्म बन रही होगी। तो यहाँ से जब इस तरह की फॉर्म बन रही होगी तो इस तरफ इसका जा रहा है ट्रफ, और इस तरफ मिड जो है वो क्रस्ट जा रहा होगा, सॉरी मिड ट्रफ जा रहा होगा। तो मिड ट्रफ जो है इसके अंदर उतना ही बड़ा क्रस्ट क्रिएट नहीं करेगा बल्कि छोटा क्रस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और इस तरह से भी क्रस्ट क्रिएट होगा, और ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ आपस में रीइंफोर्स करेंगी, और यहाँ पे दो लूप्स जो है वो बन जाएंगी जब आप इसको 1/4 पार्ट से जो है इसको प्लग करेंगे। तो वो हमारे पास तो ये हमारे पास दो लूप्स जो है इसकी बन जाएंगी। तो अगेन आप देखें तो यहाँ पे लेंथ L जो है वो किसके बराबर आ रहेगी, ये आएगी λ/2 प्लस λ/2। तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा, जो कि सेकंड हमारे पास मोड है, सेकंड लूप है। तो इसको आप क्या के लिखेंगे, L इज इक्वल टू λ2। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे हेयर L इज इक्वल्स टू λ2। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। हमारे वेवलेंथ को भी, वेवलेंथ वाली इक्वेशन को भी नाम देंगे। अगेन आप यूज करें इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ वेव। तो v इज इक्वल्स टू f2 λ2, और इस λ2 की जगह पे हम अब क्या लिख देंगे, L। तो हमारे पास f2 किसके बराबर आ जाएगा, v/L के। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, और इसको मैं कंपेयर करूं इक्वेशन नंबर 2 के साथ, एंड कंपेयर इट विद इक्वेशन 2, देन हम उसको लिख सकते हैं f2 इज इक्वल्स टू 2f1। तो ये आप देखें तो ये क्या बन गया, f1 बन गया। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास था सेकंड मोड। अब आ रहे हैं थर्ड मोड की तरफ। थर्ड मोड या लूप, अगेन हम जो है वो उसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे बना रहे हैं। सेम लेंथ है आपके पास। अब आपने इसको प्लग करना है 1/6 पार्ट से। इसको आपने इसके 6th पार्ट से जब प्लग करेंगे तो तब इसमें थर्ड वेव जो है, 3 लूप्स जो है वो बन रही होंगी। तो आपके पास 3 लूप्स जो बननी है वो कुछ इस तरह से। ये आपके पास इसकी जो है वो 3 लूप्स बन गई। जब हम इसको 1/6 पार्ट से जो है वो प्लग करेंगे तो 3 जो है वो लूप, 3 स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। अब यहाँ पे आप देखें तो λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, 3 λ3/2 की। ये हमारे पास होगी
टोटल लेंथ, और इसी को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे हम बताएंगे here L इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा 3/2, और लैम्डा 3 किसके बराबर है 2L/3, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो अगेन अब वेव इक्वेशन यूज़ करें, v किसके बराबर है F3 लैम्डा 3 के, और लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी है 2L/3। तो यहाँ से F3 आपके पास बराबर आ जाएगा 3V/2L। तो अगेन आप इसको यूज़ करें यूजिंग इक्वेशन 2, तो आप F3 को लिख सकते हैं 3F1, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। अब हम अगर इन सब इक्वेशन को जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करें 2, 4 और 6 को, तो हम नेक्स्ट हार्मोनिक या नेक्स्ट मोड या नेक्स्ट लूप की जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख सकते हैं F4 इज इक्वल टू 4F1। और इसी तरह चलते चलते आप किसी भी nth हार्मोनिक, मैं बार बार हार्मोनिक वाला टर्म यूज कर रहा हूँ, nth मोड या लूप की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लिख सकते हैं NF1। तो हम इन जनरल इसको क्या लिख सकते हैं, ये मैं अभी रेज करने लगा हूँ इसको। तो हम इसको लिखने लगे हैं in general the frequency of nth mode by using equation 2, 4 and 6, Fn is equal to Nv/2L। इसको हम लिखेंगे NF1, ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, जो किसको शो करता है नंबर ऑफ मोड्स को। ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोड्स को। और सिमिलरली nth मोड की जो वेवलेंथ है वो भी आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इट्स वेवलेंथ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5। 1 वाली इक्वेशन में हमने लिखा था, मुझे अगर याद हो तो लैम्डा 1 बराबर था 2L के, और लैम्डा 2 किसके बराबर है L के, और लैम्डा 3 किसके बराबर है 2L/3 के। तो अब आप यहाँ पे देखें, तो इसको भी अगर मैं यूं लिख दूं लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L/2, पहला हमारे पास आया लैम्डा 1 2L/1, दूसरा आया 2L/2, तीसरा आया 2L/3। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में वैसे वैसे वेरी कर रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप्स वेरी कर रही है। तो इसका मतलब है इन जनरल आप इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा n लिख सकते हैं 2L/n। और यहाँ पे भी हमारे पास n किसके बराबर है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना लैम्डा 1/n, या ऐसे इतना भी लिखने तो काफ़ी होगा ये लैम्डा 1/n। तो यहाँ पे n अगेन हमारे पास वही है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और ये भी n किसको शो करता है नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ मोड्स को। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि nth मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास फर्स्ट मोड यानी कि फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी के ही फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इसी तरह आप किसी भी मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे इस फार्मूले के साथ आप जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। ये थी हमारे पास स्टेशनरी वेव इन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, जिसके मैं बार बार ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा था हार्मोनिक, उसके अंदर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो हैं वो कैसे और कितने बनने हैं। तो उसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।